है, ये है एक छोटे से पॉइंट पे बेस्ड, जिसे आप कह रहे हैं रिलेटिव। सर ये रिलेटिव मतलब रिलेटिव दो तरह के हैं। एक वो जो हमेशा आके पूछते रहते हैं, कैसा रिजल्ट हुआ, पढ़ते लिखते नहीं, देखते हो, ज्यादा खेल रहे हो, घूम रहे हो ज्यादा। और एक रिलेटिव आते हैं, कुछ नहीं पूछते, चॉकलेट वॉकलेट देते हैं और सब ठीक, हाँ ठीक। तो मतलब इसी तरह ये रिलेटिव मोशन जो है, इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक ऐसे नजरिए से जिसे देख के लगेगा कि ये टॉपिक बहुत टफ है, जो कि किताबों में लिखा जाता है। और एक ऐसे नजरिए से देखा जा सकता है जिससे आपको पता चले कि यार ये तो मैं जानता ही हूँ बचपन से। तो होता क्या है कि टीचर की अहमियत कब है, जब वो ऐसा फ्लॉडी लैंग्वेज बताए कि जो लगे कि हाँ यार बहुत बढ़िया, और क्वेश्चन बनाते वक्त एक भी हिलेगा नहीं क्वेश्चन। और दूसरा होता है कि यार आपको ही आता है, मैं केवल बता दूंगा, आपको ये आता है। एक सिंपल एग्जांपल सुनो और मुझे बताओ, यदि यहाँ से तुमने रिजर्वेशन ली ट्रेन में और जाके लेट गए, बॉम्बे जाना है, तो 12 घंटे बैठ के क्या करोगे, 14 घंटे बैठ के क्या करोगे, तो लेट गए, आंख लग गई, नींद आ गई, फिर उठ के पूछोगे ना बगल वाले से, क्या भाई बॉम्बे आ गई, बोले सो जा अभी नहीं आए, बहुत दूर। क्या पूछ रहे हो तुम, बॉम्बे आ गए, बॉम्बे के पैर हैं कि वो आएगी, लेकिन बोलते क्या हो, बॉम्बे आ गई क्या। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो रियल लाइफ में, दैट इज रिलेटिव मोशन। मतलब आप जो बोल रहे हो ना, उस पर केवल फोकस करो। यदि इस स्टाइल में तुम रिलेटिव मोशन को देखते हो, इसका मतलब है कि वो जो तुमने बोला है उस पर विश्वास है तुम्हें कि बॉम्बे ही आ रही है, तुम नहीं जा रहे कहीं। और आप उस को फील भी कर रहे हो, धीरे धीरे बॉम्बे नजदीक आती जा रही है। यदि सामने दिख जाए तो वो स्टेशन बस आ ही रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन को दोनों नजरिए से हम देखें, और न्यूमेरिकल बनाते वक्त रियल लाइफ में जैसे सोचते हैं वैसे ही देखें। जैसे आप जब मैथमेटिकल फ्लॉवरी लैंग्वेज यूज करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाते हैं आप पोजीशन वेक्टर को लेके, r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। मान लो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। आप यदि एक्स आई और वाई आई कह एक्स इनिशियल और वाई इनिशियल भी कह देते हो, तो ये ब्लॉक मान लो यहां से चल करके यहां आया, यहां से चल करके यहां आया, तो ये जो होगा ये ऐसे, ये तो हो गया आर फाइनल। ये आप जब एक ही पार्टिकल के बारे में सोच रहे होते हैं तब तो कहानी इस तरह देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल एक्स आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप, और ये तो हुआ आपका लीनियर मोशन। और यहाँ ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं वेक्टर का, और आपको ये पता चल जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सर मुझे नहीं पता चला, तो चलो ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं वेक्टर का, यहाँ से यहाँ चल के आए, यहाँ से यहाँ चल के आए, तो इसका मतलब हो गया आर इनिशियल प्लस एस, ये किसके बराबर, आर फाइनल के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये वेक्टर, एक तो वेक्टर देख के कष्ट बढ़ रहा है, और दूसरा इसमें अब जब आपको वेलोसिटी चाहिए होता है किसी, वही ये एक ही पार्टिकल है, अभी दूसरे की मैंने बात ही नहीं की, और जब दो पार्टिकल के बारे में मैं सोचूंगा तब तो आएगा रिलेटिव। अभी जब पहले पार्टिकल के वेलोसिटी की बात आएगी तो आप क्या कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट, तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी। एक ही पार्टिकल की अभी भी बात कर रहा हूं। और यदि एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, वेलोसिटी के चेंज का रेट, इससे एक्सेलरेशन आएगा। बेसिक रूल तो यही था जब एक पार्टिकल हो रहे थे चलते हुए तो। लेकिन यदि ऐसा है कि आपके सामने दो पार्टिकल दिख रहे हो, एक ए, एक ऐसे इधर जाता हुआ वी ए, और एक बी जो कि यहां पर है, और ये इधर जाता हुआ वी बी, और यहां इन दोनों के पोजीशन वेक्टर देख लो, आर ए, और दूसरे का पोजीशन वेक्टर आर बी। अच्छा यहां आप मुझे ये बताइए, यदि दो पार्टिकल चल रहा है तो क्लास 9th, क्लास 10th, 11th
में ज्यादातर क्वेश्चन 2 पार्टिकल चलने वाले आप बनाते हो या 1 पार्टिकल चलने वाले? तो निश्चित रूप से 1 पार्टिकल चलने वाले। ये कोई भी बोलेगा कि सर मैं 2 पार्टिकल ज्यादा बनाता हूं तो मैं मानूंगा। आपके 9th में भी 1 पार्टिकल चल रहे थे, 11th में भी ज्यादातर 1 पार्टिकल के चलते आप देखते हो इक्वेशंस। अब यहाँ 2 पार्टिकल हैं, तो इनमें हमें यदि कुछ पूछे तो देखिए पहले टर्म्स के साथ कंफर्ट बनाइए। यहाँ यदि ये जो आप देख रहे हो लाइन, इस लाइन को क्या कहोगे? ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कहोगे? तो इसे हमने एक सिंबल दिया, इसको कहते हैं बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में। इसे हमने एक सिंबल दिया और इसको ऐसे ये डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? डिफाइन कैसे किया कि आर बी बाई ए, या आर बाई लिखने का भी काम छोड़ दे तो बी ए, ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो है ही, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब ए से बी जाना होगा, इस वेक्टर के सहारे आप जा सकते हैं। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या पोजीशन ऑफ बी। इसी को और क्या बोल सकते हैं? ये आरबीए को और क्या बोल सकते हैं? आर बी ए को और क्या बोल सकते हैं? तो आगे मैं एक बार इसे भी लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। इसे ये भी कह सकते हैं पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। और थोड़ा सा टाइम पास खेलें तो इसको और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी observed by observer present at A। इसे और फ्लावरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ बी ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर प्रेजेंट एट ए, या प्रेजेंट ऑन ए। ये मूव कर रहा है तो कार की तरह उसे सोचे तो प्रेजेंट ऑन ए। ये तो एक लाइन को बोलने के लिए मैंने ये सारी महाभारत आपको बता दी। अब यदि एक बार इसे मैं ध्यान से देखूं तो इसका वैल्यू आएगा कैसे? ये तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर लिया, तो वैल्यू कैसे आएगा? तो इसके लिए ट्रायंगल लॉ सोचते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा है? देखिए आर ए प्लस आर बी बाई ए इक्वल्स टू आर बी। सर मुझे ट्रायंगल लॉ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता। ट्रायंगल लॉ सोचते वक्त आप डिस्प्लेसमेंट फील करो। यहां से चल के गए 16 सेक्टर से बाटा चौक मेट्रो और वहां से चले गए वर्ल्ड स्ट्रीट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ? यहां से वर्ल्ड स्ट्रीट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही। तो हमने 2 रास्ते जो चुने, वो 2 रास्ते कौन से चुने? एक यहां से यहां आए, एक यहां से यहां आए। मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये ब्लू वाला रास्ता। ग्रीन वाले रास्तों को ऐड करो तो ब्लू वाला रास्ता मिल जाएगा। वेक्टर ट्रायंगल लॉ, सिंपल। और यहां से पहली बार मेरे पास एक रिजल्ट आया, आर बी बाई ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। ये ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट हमारा बेसिक रिजल्ट हो गया कि जब हम रिलेटिव वर्ड यूज करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन होगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा और फिर हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटररिलेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिन्हें मेजर कर सके, तो रिलेटिव पोजीशन को मेजर कर सकते हो, उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, और उनके आपस का जो रिलेशन होगा उन सबको हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं।
तो पहला टर्म आया है आपके पास आर बी बाई ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। इनमें कोई कंफ्यूजन? कार्तिक यहां तक आ गया? आपने मनप्रीत नाम बताया, करमन। करमन आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? यहां तक करमन आप आ गए तो मैं चेंज करूं पेज या रहने दूं 2 मिनट? ये अपना ये चल रहा है वो फ्लावरी लैंग्वेज जो हमें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाते वक्त मैं इसका कभी यूज नहीं करता। एक तो रिलेटिव, दूसरा वेक्टर। मतलब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ी, वैसे ही तीता होता है करेला खाने में, और नीम का पत्ता उस पेड़ पे रह जाएगा तो और ज्यादा खतरनाक। तो इस फॉर्मेट में मैं कोशिश करता हूँ कम से कम यूज करूँ रेयर केसेस में। हाँ बोलो। सर आपने जो एग्जांपल बताया ट्रेन और बॉम्बे वाला, हाँ हाँ, अभी उस एग्जांपल पे बाद में आएंगे। वो अपना है देसी स्टाइल जिसपे हम सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। हाँ, इसे मत कंपेयर करो उससे। सर इसमें जो ऑब्जर्वर ए में बैठा है वो सोच रहा है कि वो रेस्ट पे है। अभी उसके बारे में चर्चा मैं 5 मिनट बाद करूंगा। अभी जो बात कर रहा हूँ, ए में जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या है उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ए जो ऑब्जर्व करेगा कि यदि बी, तो उसे वो दिखेगा, वो इतनी दूरी पे है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो खुद से देखेगा वहां पर बी। ठीक ऐसे। अब ये जब वैल्यू आपके पास आ गया तो आपने, अब चेंज कर दूं, आपने पहला रिलेशन देखा आर बी बाई ए, और ये क्या देखा आर बी माइनस आर ए। आपके इस पॉइंट पर, अच्छा जैसे मैंने लास्ट वाला जो लाइन लिखवाया है उसे पढ़िए कार्तिक, कितना क्या लिखा हुआ है पिछले वाले पेज पे। जो आर बी ए का नाम लिख रहे थे कि ये क्या है, उसमें लास्ट लाइन क्या लिखा है? हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, हाँ ऑब्जेक्ट भी लिख लो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ए। ठीक है, अब जब बी और ए लिखा रहेगा ना, तो 2 अक्षर होंगे तभी तो रिलेटिव। अब मुझे ये बताओ उन दो में ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? एक बार पढ़ो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, ऑब्जर्वर प्रेजेंट एट ए। ठीक ना? अब मुझे ये बताओ, अंग्रेजी का कोई डिक्शनरी लेंगे और उस डिक्शनरी में मैं वर्ड ढूंढूंगा तो ऑब्जेक्ट पहले मिलेगा या ऑब्जर्वर पहले मिलेगा? ओ बी जे और ऑब्जर्वर ओ बी एस। तो आपके जो ये सबस्क्रिप्ट में 2 लाइन दे रहे हैं ना, 2 अक्षर, उनमें पहला वाला अक्षर जो है हमेशा होगा ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला अक्षर जो होगा वो होगा ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर वो अपने आप को हमेशा रुका मानेगा। जैसे ट्रेन जा रही में बैठे थे आप और बॉम्बे जा रहे थे, तो आपने अपने को तो रुका मान लिया। आपके रेस्पेक्ट में बॉम्बे आपकी तरफ आ रही है, आपके रेस्पेक्ट में बगल वाला रेस्ट पे है, आपके साथ जो यात्री है, लेकिन वो आपने, तो जिससे आपने कहा ना ऑब्जर्वर, उसका डे टू डे लाइफ का फील ये है कि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे माने। पूरी दुनिया उसके रेस्पेक्ट में पागलों की तरह उसके अपोजिट भागती दिखेगी, इवन बगल के पेड़ भी अपोजिट भागते दिखेंगे। ठीक, लेकिन आप सोचते हो ना ना पेड़ के पास थोड़े ना टिकट का पैसा है, पैसे तो मैंने दिए, हमारी ट्रेन जा रही है। उस मोमेंट पे आप ये सोचते हो बड़े ज्ञान से, लेकिन बगल वाले से पूछते हो भाई बॉम्बे आ गई क्या? तो आप दोनों चीजों के फील भी करते हो और थोड़ा सोचते भी हो, नहीं नहीं बगल वाले पेड़ नहीं जा रहे हैं, इसके पास टिकट का पैसा नहीं, पैसे मैंने दिए, मैं जा रहा हूँ। वो अलग एक थॉट है। लेकिन दूसरा क्या है, बॉम्बे आ रही है हमारी तरफ। तो आप जब न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं ना, तो ये जो लैंग्वेज है फ्लावरी, उस लैंग्वेज में बी और ए में बी क्या होगा हमेशा? ऑब्जेक्ट। और आप ऑब्जर्व कहां से होता देखोगे उस ऑब्जेक्ट को? ए से, दूसरे वाले अक्षर से। पहला वाला अक्षर होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला अक्षर होगा ऑब्जर्वर। ये भी हम भूल जाएंगे तो डिक्शनरी याद करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर में जो पहले मिलता है वो पहले दिखेगा, जो बाद में मिलता है वो बाद में दिखेगा, क्योंकि 2 दिन बाद ये कंफ्यूजन सबके दिमाग में आता है, अरे यार इसमें ऑब्जेक्ट कौन था ऑब्जर्वर। तो अब डिक्शनरी के फॉलो कर लो स्टेप फॉर क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ, यदि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गए, पहला लाइन ये मिल गया मुझे, डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं तो डिफरेंशिएट कर दें, डी आर बी बाई ए अपॉन डी टी, डी आर बी बाई डी टी।
माइनस डी आर ए बाई डी टी। अब मुझे ये बताइए पहला वाला टुकड़ा क्या देगा, किसका वेलोसिटी, किसका किसके रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में, और डिफिनीशन उसका आ गया वी बी माइनस वी ए। अब ये कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहिए जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी वेक्टर में से ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर दिया। सर आपने तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ाया ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा, मुझे पता है एडिशन, और मैं थोड़ी मैथमेटिक्स भी जानता हूं। एडिशन का फॉर्मूला सबको पता है, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर्मन cos थीटा। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखना, यदि मुझे कभी ये निकालना भी होगा ना तो माइनस का मेरे पास कोई रूल है नहीं है, मैं प्लस ही करता हूं, और मैथमेटिक्स में मैं ये जानता हूं वी बी प्लस माइनस बी, मतलब एक माइनस वी वेक्टर होगा और एक वी बी वेक्टर होगा, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी बी बाई ए। यदि आई कैप जे कैप में है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, सब्सट्रैक्ट कर लो, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। यदि वेक्टर फॉर्म में है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। यहां देखिए आप डिफरेंशिएशन जब जानते ही हैं तो एक बार और डिफरेंशिएट करने से कौन रोकेगा आपको, डी वी बाई ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी। और यदि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, कमन बताइए पहला वाला टर्म क्या बताने वाला है, किसका एक्सेलरेशन किसका रेस्पेक्ट में, बहुत बढ़िया, और ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। और जब मुझे कैलकुलेट करना होगा वेक्टोरियली तो हम प्लस कर लेंगे किसका किसके साथ, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी और माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अदरवाइज आई कैप जे कैप आप फील कर लो तो बड़ी अच्छी बात। अब मुझे बताओ, मैंने एक पत्थर हवा में फेंके, एक पत्थर नहीं, वो झोले में छोटे छोटे कंकड़ रखा था, ऐसे उठाया एक मुट्ठी कंकड़ और हवा में फेंक दिया, उन सारे का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो, तो जब आप हवा में फेंक चुके, बहुत बढ़िया कर्मन, जब हवा में आप फेंक चुके तो हवा में फेंक चुके तो उस पर फोर्स कौन लग रहा है, सर माइंड खूब जोर से, अबे हाथ से अलग होने के बाद आपके कोई फोर्स काम नहीं आ रहा, हाथ से अलग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg अपॉन m, तो सबके एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी जे कैप, यदि निगेटिव मान लेते हैं वाई एक्सिस नीचे तो माइनस जी जे कैप, तो उनका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, जब सबके एक जैसे हैं वेक्टर तो डिफरेंस लोगे तो जीरो, किसी पार्टिकल का किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में तुम देखोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, तो प्रोजेक्टाइल किसी भी प्रोजेक्टाइल का एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। और सोचो यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे जानते हो ना यार, जैसे एक पार्टिकल में वैसे रिलेटिव में, सोच लो एक बार और, पक्का क्या मैंने कहा कि जैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो दिखा तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, वो बदलेगा कैसे यार, बदलने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए, और एक्सेलरेशन है नहीं, वो तो रिलेटिव मैंने जीरो देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो स्ट्रेट पाथ पे जाके दिखेगा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्ट्रेट पाथ, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो स्ट्रेट पाथ। ये बात सर हमने तो पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक, अरे भाई एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से देखते हो तब ना पैराबोलिक, अब ग्राउंड से देखोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो और पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी, तो पैराबोलिक। एक काम करो, छत से कूद जाओ और तब पत्थर को फेंके थे उसको देखो, तुम भी जी से नीचे गिर रहे हो, पत्थर सीधे जाके गिरेगा, लेकिन देख लेना नीचे पानी वानी हो तब कूदना, वैसे मत कूद जा। ये बात समझ में आई कि जब आप भी फ्री फॉल में है और पत्थर भी फ्री फॉल में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता दिखेगा, स्ट्रेट पाथ पे जाता दिखेगा, कोई संदेह ही नहीं मानो कि कोई और पाथ होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ इंटरटेनमेंट ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है,
इफ ए कांस्टेंट तो क्या पढ़ा है आपने, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फिर क्या पढ़ा है आपने, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या पढ़ा है आपने, सर एरो देख के दुखी मत किया करो यार, एरो मत दो। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो पढ़ लिया आपने। तो आज हमने इसे बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, बी ए लगा दिया इसके साथ। यदि बी ए लगा दिया इन सब के साथ तो भी कहानी वैलिड है, चेक कर लो। टाइम में सर बी ए नहीं लगा रहे, अरे भाई घड़ी तो एक ही है ना, तो बी ए क्या लगाओगे, बी ए। मतलब ये सारे रिलेटिव मोशन में भी वैलिड है। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो आप किसी एक पे ऑब्जर्वर की तरह बैठ गए, अब पूरी दुनिया देख रहे हो। अब जो तुम देख रहे हो उसमें सारे ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते, लेकिन कंडीशन एक ही है, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। यदि वेरिएबल है तो कैलकुलस खेलो, बगल में लिखा हुआ है कैलकुलस। और हमारे पास जो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को ध्यान से कॉपी पे नोट कर दो और छोड़ दो कि ये यदि ऐसा होता है देन आप यूज करते हैं v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इनटू t। इतना बोलूंगा तब तो फॉर्मूला ही नहीं यूज करोगे, तो सिंपली लिख दिया और बोलेंगे भी v इक्वल्स टू u प्लस a भी सब स्क्रिप्ट बोलेंगे भी नहीं, पहला है पहली बार लिख रहे हैं तो बोल दिया। मैं पेज चेंज करूं, वेदांत लिख लिया। अब मुझे ये बताओ कि एक गाड़ी जो है इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ये ए, लेकिन ये जो एक गाड़ी है जो इससे आगे इधर जा रही है बी 4 मीटर पर सेकंड से, और ज्योग्राफी का नाम सुना होगा, उसमें एक जमाने में हम लिखा करते थे इधर ईस्ट और इधर नॉर्थ। ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, और बताने के लिए क्या कहा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सर दो क्यों पूछ रहे हो भाई, एक बार ए ऑब्जर्वर है, एक बार बी ऑब्जर्वर है। तो चलो इसमें से किसी एक पे काम करते हैं, दो रास्ते हैं काम करने के, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसकी चर्चा मैं पहले कर रहा हूं। एक काम करो, पहले केस में कौन है ऑब्जर्वर, ये हो गया ब्लॉक ए 3 मीटर पर सेकंड और बी, हाँ करमन कौन है पहले वाले केस में, ऑब्जर्वर कौन है, बहुत बढ़िया। तो क्या करो, तुम जो है किसी भी तरह इस गाड़ी में अपने आप को एडजस्ट कर लो ऑब्जर्वर, और गाड़ी में एडजस्ट करने के बाद ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे, और बगल वाला पैर उसे किधर जाते दिखेगा, पीछे, ये है माइनस बी, और ये बी जो रुकी होती तब भी वो किधर जाते दिखती, इधर 3 मीटर पर सेकेंड, यदि पैर होता वो। मतलब ऑब्जर्वर पूरी दुनिया के किसी भी एलिमेंट को अपोजिट जाते दिखता है, ठीक है तांस। अब मुझे बताओ ये बी पैर तो है नहीं, पैर भी
इंजन है उस गाड़ी में, वो भी जा रही है, तो उसका अपना भी वेलोसिटी है 4। तो अब बी के पास कितने वेलोसिटी आ गए? 2। उनका रिजल्टेंट किधर होने वाला है? 4 और 3 के बीच में कहीं होगा, चूंकि 90 डिग्री पे है। √3² + 4² कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो आया ना, यही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। बात समझ में आई? मतलब आप क्या करो, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वेक्टर वेक्टर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। पहले मैं आई लूंगा फिर जे लूंगा, अरे छोड़ो यार, तुम तो ये देखो ना, ऑब्जर्वर रुक गया, गाड़ी सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, वो बी भी पीछे जा रहे हैं ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट, ठीक ना? और चूंकि बी गाड़ी है तो उसके पास अपनी भी वेलोसिटी है। सर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आईआईटी का बच्चा हूं, ऐसे आप कहोगे कुछ भी मैं थोड़े ना मानूंगा। चलो थोड़ा मैथमेटिक्स खेलते हैं। ये वीबी तुम्हारे पास आंखों के सामने में है, बी वाले गाड़ी की वेलोसिटी वीबी, और तुमने उसे दिया क्या है? -VA। और इन दोनों का वेक्टर सम करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? दोनों के पूछ एक जगह बांध दो और इन दोनों का वो सम कर लो। ये डायगोनल देगा VB और इनका किसके साथ सम? -VA के साथ सम। ये किसके बराबर हो गया? VB - VA। ओ इसी का तो नाम था VB/A। देखो वही वेक्टर मिला या नहीं मिला? तो या तो मैं वेक्टर वेक्टर खेलूं, अपनी सारी एनर्जी वेक्टर पे लगा दूं, या फिर मैं सीधे न्यूमेरिकल को फील करूं, इवेंट को, कि पेड़ भी पीछे जा रहा है, गाड़ी भी पीछे जा रही थी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आप मैथमेटिक्स में मत उलझो, आप वेक्टर में मत उलझो, ये मेरा कहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे वेक्टर नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स बुरा लगता है यार, जब जरूरी नहीं हो तो बेकार में क्यों पंगे लेना है? मतलब इंसान आलसी होता है, तो मैंने रास्ते ढूंढ लिए, बिना वेक्टर के काम करूंगा और वेक्टर वालों से पहले आंसर दूंगा, काम खत्म। तो आपको क्या करना है कि ये अपनी जो रियल लाइफ फील है उस पर टिके रहना है। मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहा होता तो मुझे सारे पेड़ पीछे जाते दिखते हैं, जो सामने कोई गाड़ी रुकी रहती है तो लगता है मेरी तरफ आ रही है, यदि कोई बगल वाला स्पीड से चल रहा होता तो मुझे लगता है वो रुका हुआ है। तो जो आप फील कर रहे हो वो उसी को अप्लाई कर दो ना न्यूमेरिकल में, काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, इस पे भरोसा करते हैं। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा और वेक्टर का आप आइडिया दे दो कि इसका डायरेक्शन क्या बोला जाए। ये है 4 यूनिट और ये है 3 यूनिट, तो क्या मैं कह दूं इसको कि ये नॉर्थ और ये वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट बोल दूं? ठीक कार्तिक, अब मुझे बताओ, ये है दुनिया, दुनिया में आप कहीं खड़े हैं इस दुनिया में और आप आ गए मुझे डायरेक्शन बताने, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो आपने इसको कहा नॉर्थ ईस्ट, और आपका मन कर रहा है इसे भी कह दूं नॉर्थ ईस्ट, और आपका मन करेगा इसे भी कह दूं नॉर्थ ईस्ट, क्या सबको नॉर्थ ईस्ट कह दोगे? भाई तू भी नॉर्थ ईस्ट, तू भी नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन का कोई मतलब रह जाएगा? डायरेक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप बोले, दूसरे के समझ में आए और वो सामने वाला कंफ्यूज भी ना हो। तो नॉर्थ ईस्ट किसको कहोगे? नंबर 1 को या नंबर 2 को या नंबर 3 को? किसको कहना ठीक रहेगा? किसी छोटे बच्चे को खड़ा कर दें ओरिजिन पे और उसको हाथ से दिखाने को कहे नॉर्थ ईस्ट दिखाओ बच्चा, तो किधर दिखाएगा? 2 ना, तो 2 का क्या फील है? इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, तब उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में कब होता है? जब ये भी 4 हो और ये भी 4 हो, और उसको ऐसे फील करो कि एक बॉक्स रखा था, एक 4 न्यूटन का पहलवान उधर ले जाना चाहता है, और पैरेललोग्राम रूल अप्लाई करते वक्त वेक्टर कोई भी हो, फोर्स के नजरों से देखो, इस बक्से को एक पहलवान उधर ले जाना चाहता है, दूसरा पहलवान इधर, दोनों यदि एक जैसा ताकतवर है, ये बक्सा इन दोनों में से किसी के घर नहीं जाएगा, बीच में आएगा। और पता चला दूसरा पहलवान ज्यादा ताकतवर है, 14 न्यूटन लगा रहा है, तो किसके घर के तरफ जाएगा? मतलब वो उसके नजदीक पहुंच जाएगा। मतलब ये फील आनी चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते वक्त ये फील आनी चाहिए, वो 14 न्यूटन पहलवान वाले के घर की तरफ जाएगा ये बक्सा। और सोचो ये 40 न्यूटन होता तो फिर 14 न्यूटन का क्या यार, फिर तो इसके घर की तरफ जाने लगता। आइडिया समझ में आया? तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते वक्त क्या करेंगे, एक फील मैंने दिया आपको। अभी फिलहाल मुझे ये बताओ, डायरेक्शन बोलने का कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना यार अपने को। डायरेक्शन बनाने का कोई तरीका यदि हम नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ध्यान से देखना, ये है अपना 30 डिग्री, तो इसके लिए बोलूंगा डायरेक्शन, क्या बोलूंगा? ध्यान से देखो,
30 डिग्री नॉर्थ। और कहां से? कहां से? ऑफ ईस्ट। ई ऑफ के साथ बोलो वो लाइन जिससे ये बना रहा है एंगल, ठीक ना? तो ऑफ ईस्ट, और ईस्ट से दो तरफ जा सकते हो, या तो नॉर्थ या तो साउथ। तो क्या बोलोगे? 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ। और यदि क्लियरिटी देना चाहते हो, 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। ये बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इंसान आलसी तो है ना यार, तो शॉर्ट में क्या लिखेगा? 30 n ऑफ ई। और समझ आओ ये बोल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये एक छोटा सा। और यदि थोड़ा मेहनती इंसान है, आज सब कुछ लिख के बता दूंगा, सामने वाला थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। 30 डिग्री नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स नॉर्थ, और कभी कंफ्यूजन हो तो पूरी कहानी लिख दो, ऑफ ईस्ट। ठीक है, कॉपी पे एक चित्र बना लो, कम से कम एक एंगल नोट कर लो। ठीक है, पूरा नाम नोट कर लो, पूरा नाम नहीं नोट किया होगा अभी, टुवार्ड्स नहीं लिखा है तुमने, वो भी लिख दो। 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और शॉर्ट में भी लिख दो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कार्तिकेय इसका दूसरा नाम बताओ। इसकी का जैसे तुम्हारा मामा गांव का नाम अलग, गांव का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, इसका दूसरा नाम बताओ इसी डायरेक्शन का। ए बालक आराम से, हाँ बोलो। हाँ 60 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब तू समझ गया, अब गड़बड़ नहीं करोगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब अपना पिछला वाला क्वेश्चन है, उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। सोचो, 2 मिनट टाइम लो। पिछला क्वेश्चन क्या था? 3। हाँ हाँ हाँ, ये वेस्ट है, तो सर उसका बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं tan के साथ। निकाल लो। तुम्हारी मैथ्स के स्टूडेंट तुम भी हो, मैं ही अकेले थोड़ी हूँ। इससे ये भी पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का क्या हाल है। tan inverse 3/4 हाँ towards ए बालक, एक और खास काम बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ा था ना? कौन सा फॉर्मूला था जो सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा याद होता था? √3² + 4² = 5²। यदि पहला किसी को पाइथागोरस थ्योरम का कोई रट्टा मारा होगा तो यही याद किया होगा। नहीं सर मैं तो जीनियस बच्चा था, मैंने तो 5² + 12² = 13² याद कर लिया। बड़ी अच्छी बात। ऐसे और भी हो सकते हैं, 6² + 8² = 10²। लेकिन सबसे पहला कौन सा याद रहता है? 3, 4, 5 वाला। ठीक है, तो ये देखना, आज से आगे के लिए याद रखना कि 3, 4, 5 ना छोटे एंगल के सामने में छोटा साइड होता है, और बड़े एंगल के सामने में बड़ा साइड होता है। तो सबसे बड़े साइड के सामने में 90 डिग्री, और सबसे छोटे एंगल के सामने में ये 37 डिग्री। और दूसरा क्या होगा? 90 - 37 53 डिग्री। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आज से याद कर जाओ। याद करने का एक तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ? तरीका। 100 बार लिखो, 100 बार बोलो, याद हो जाता है। ठीक है, कॉपी तुम्हारी, तब भी नहीं याद हो तो 200 बार और लिख दो। अब मुझे ये बताओ, तुम ही बताओगे, बोलो कार्तिकेय, sin 37 का वैल्यू क्या होगा? बहुत बढ़िया। और cos 53 का वैल्यू क्या होगा? 3/5 होगा। बालक तो मुझे भी भुला देगा ऐसा मत कर यार। ठीक है, मैं भी मस्त था लिख के 3/4, ठीक ठाक लग रहा है। आराम से आराम से, अब नहीं पूछूंगा तुमसे, गड़बड़ कर दोगे तुम मैं भूल जाऊंगा थोड़ी देर। अच्छा चलो फिर से बता दो ना, नहीं पूछूंगा साइन, दूसरा पूछूंगा। 10 53 बोलो। 4/3। वाह वाह, अरे देख लेना यार, सही है ना? ठीक है, 10 53 और 10 37 ठीक। तो अब बता दो पिछला वाला, पहला वाला क्वेश्चन, एंगल बोलो। एंगल के साथ नाम बता दो, मेरा काम हो गया। मैंने डायरेक्शन सिखा दिया, मैंने वेक्टर सिखा दिया। 47 डिग्री टुवर्ड्स
towards north of west. 37 डिग्री Towards north of west. मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। चलो मुझे ये बताओ, पहले तो चॉकलेट वाला बक्सा, और इसको एक पहलवान ले जा रहा है 4 न्यूटन से और एक पहलवान ले जा रहा है 3 न्यूटन से, किसके घर की तरफ जाएगा? पक्का ना? तो 4 के घर की तरफ ले जाओ बक्से को, तो कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है? तो ये 53 डिग्री जब है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे तुम? इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे तुम? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तुम 37 डिग्री क्यों बोल रहे हो बालक? तो उल्टा उल्टा माने कि प्लस के बदले माइनस में नंबर आता है, वो जो तुम्हारे 1-2 सही होंगे उसको भी लपेट लेगा ये। आराम से आराम से। ओके हितांश, पक्का ना? कोई गड़बड़ नहीं? ठीक, चलो तो ये हम लोगों ने एक पॉइंट क्लियर किया। मेरा मन मान नहीं रहा है, एक क्वेश्चन और करवा ही लेता हूँ। चलो अब की बार ले चलते हैं गाड़ी को। ये है ए, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये है बी, ये जा रहा है भी 6 मीटर पर सेकंड से। और ज्योग्राफी वाला नॉर्थ ईस्ट मैं बता देता हूं, यही आपका बेस होगा। और इस एग्जांपल में आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आराम से बताओ, मुझे कोई जल्दी नहीं। सर 0, इस पे 0 नंबर नहीं मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहली बात। तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन खेलो। सर आप जो है कंफ्यूज करते रहते हैं। चलो देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डिफिनीशन याद करो, वी बी माइनस वी ए। अब और थोड़ा आगे बढ़ो, वी बी माइनस हम जानते ही नहीं है, माइनस वी ए का सम, यही ना? अब एक काम करो, वी बी वाला वेक्टर देखो तो, वी बी वाला, यहाँ एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है। वी बी मैंने दिया हुआ है पहले, बी वाला देखते हैं वेलोसिटी, ध्यान से देखना, ये वेक्टर हुआ वी बी वेक्टर 6 मीटर पर सेकंड वाला, 6 यूनिट का, और ये हुआ वी ए वेक्टर। दोनों की लंबाई अलग है या एक जैसी? सेम। और ये हुआ माइनस वी ए वेक्टर। ये माइनस वी ए वेक्टर पसंद आया या नहीं पसंद आया? काट के माइनस वी ए पसंद आया कि नहीं पसंद आया? वी ए किधर है? वी ए उधर है ना, 6 मीटर पर। हाँ तो माइनस वी ए इधर, ठीक ना? अब किन दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो रिलेटिव वेलोसिटी पाने के लिए? किन दो वेक्टर को ऐड करने वाले? वीबी को और माइनस वी ए वाले वेक्टर के साथ। तो माइनस वी ए का पूंछ और वीबी का पूंछ बांध दो। अरे पूंछ माने टेल, बांध दो। तो कैसे बांधेंगे? ये वीबी और ये माइनस वी ए। अब मुझे बताओ, 6 न्यूटन का पहलवान, 6 न्यूटन का पहलवान बक्सा किसके घर जाएगा? ये 120 डिग्री का एंगल, बक्सा किसके घर जाएगा? दोनों के बीच में, ठीक, या किसी एक के तरफ? कार्तिकेय बालक आराम से सोचो कि एक बक्सा है, उसमें खजाना है, सोने चांदी हीरे जवाहरात। एक सुमो पहलवान खींच रहा है और एक तुम खींच रहे हो, किसके घर जाएगा बक्सा? सुमो के घर। अबे सुमो खींचेगा, तुम उसके बराबरी कर लोगे? हैं, सुमो खींच रहा है और तुम खींच रहे हो, तो 2 वाले 6 हैं, दोनों एक जैसा है। अब दोनों ही सुमो हैं, तब किसके घर जाएगा? हाँ तो बीच में जाएगा। तो इतने दिन बाद क्यों पता चलता है बीच में जाएगा? खींच के देख लो बक्सा। एंगल वैंगल का मुझे भी नहीं पता, बीच माने बीच होता है, बोल दिया तुमने ना। 120 का बीच कैसे बनाओगे? 120 डिग्री का बीच, बस इतना ही करना था यार। एंगल का मुझे भी नहीं पता था, मैंने केवल बीच ढूंढा, किसके घर जाएगा ये पता किया। हमेशा हम फिजिक्स पढ़े हैं, जरूरी थोड़े ना है। मैं वैसे ही देख रहा हूँ, ये पहलवान खींच रहे हैं और बीच में गया, तो ये जो बीच में गया इसे ही क्या नाम दे दोगे? वी बी बाई ए।
और वैल्यू का रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ है। ये तो सम कर रहे हो ना तुम, क्या है 6² + 6² + 2 × 6 × 6 × cos 120। और cos 120 का वैल्यू याद है या नहीं याद है, ये बता दो पहले। +2 × 6² -1/2। ये सब याद कर लेना आज घर जाके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले 0 से 180 तक के जो सारे हैं मैं लिखवा दूं, क्या है कहीं लिखा हुआ? पता है, बहुत बढ़िया। 1/2, ये 2 और 2 चला गया, ये 6² से चला गया, ये कितना आ गया, r आ गया 6। इसका मतलब ये भी ये कितना हो जाएगा 6। हाँ बोलो। सर जो 6 वाला दूसरा a वाला वो नेगेटिव है, तो हे बालक, मुझे ये बताओ, आज मैंने -2 लीटर पानी पी लिया, मेरी तबीयत खराब हो रही। -2 लीटर पानी आज तक तुमने कभी पिया है? वो वेक्टर का लेंथ यूज करते हो तुम, जब यूज करते हो तो माइनस और प्लस केवल डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए -6 नहीं उठा के रखेंगे। √a² + b² + 2ab cos थीटा में a और b को क्या कहते हैं? वेक्टर a की लंबाई, वेक्टर b की लंबाई। लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता। मेरे हाथ में -2 सेंटीमीटर लंबा ये कलम है, नहीं ना बोलेंगे -10 सेंटीमीटर लंबा। लंबाई जो होगी वो तो कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आज मैं सुबह उठ के टहलने चला गया, -4 किलोमीटर टहलने के कारण मैं बहुत थक गया, इसीलिए 10 मिनट लेट हो गया क्लास में। -10 किलोमीटर सर आप कैसे टहल लिए, या -4 किलोमीटर कैसे टहल लिए? कभी भी बोलते हो माइनस। तो कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिनमें माइनस, तो तुम केवल वेक्टर में माइनस का क्या अहमियत है, डायरेक्शन बताने का काम करता है। तुम जब फॉर्मूला में ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड करने का फॉर्मूला जो है उसमें जो a और b यूज होता है वो क्या है, वेक्टर की लंबाई। तो लंबाई कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। पक्का, आज से आगे ये गड़बड़ मत करना। सर चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हो, एक बार ये तो बता दो भाई। 13 को मैं चैप्टर नहीं बताता, काइनेमेटिक्स चल रहा है, साथ में तुम वेक्टर सुधार रहे हो, और वेक्टर के बिना पूरा फिजिक्स डूब जाएगा अपना। क्यों? क्योंकि वेक्टर तो बार बार हिंट, और वेक्टर केवल मैं याद करूं उससे नहीं सीखा जाता। वेक्टर को एडिशन का रूल है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख लो। एडिशन जैसा होगा वैसे ही सब्सट्रैक्शन, मैं तो सब्सट्रैक्शन ही कर रहा हूँ। और मैं क्या कहा, सब्सट्रैक्शन का मैं अलग कोई रूल नहीं बताता, मैं यही करता हूँ, और एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगाता हूँ, और कुछ कभी नहीं करता। मैं माइनस का कहीं सोचता ही नहीं कभी, केवल डायरेक्शन बदल देता हूँ, इतना करता हूँ माइनस के। ठीक, चलो अब मुझे ये बताओ, इस डायरेक्शन का नाम क्या बोलोगे? कर्मन आप बताओ, इस डायरेक्शन का नाम, VBA का नाम। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। परफेक्ट, वाह वाह, शानदार जवाब। भाई इसे वेस्ट कहोगे, ये तो पक्का समझ में आ गया ना कार्तिकेय? ये वेस्ट, तो वेस्ट से कितना डिग्री ये बनाता दिख रहा है? तो हम क्या बोल देंगे कि ये आ गया। और एक स्पेशल केस याद रखना, दो वेक्टर यदि एक जैसे लंबाई के हैं तो रिजल्टेंट भी उतना ही लंबा आएगा 120 डिग्री पे। जब तो देखो ना, 6 और 6 का रिजल्टेंट कितना आ गया, 6। 8 और 8 का भी आ जाएगा 8, 10 और 10 का भी आ जाएगा 10, 12 और 12 का भी आ जाएगा 12। हमेशा cos 120 -1/2 होगा, काट पीट के वही एक 12 निकल के चला है, मतलब एक f निकल के, एक a निकल के चला है। ये भी बराबर हो 120 डिग्री हो, ये स्पेशल केस हो गया। इतना स्पेशल कि बहुत बार यूज करना पड़ता है, तो इतना कि लिखते ही नहीं, सीधे आंसर लिखते हैं। अच्छा ये दोनों बराबर है, बीच में होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल दोगे, 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री क्या था, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, कॉपी पे लिख लो। तो काइनेमेटिक्स में अभी मैंने केवल रिलेटिव वेलोसिटी लिखना सीखा, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि आपको भी लगे तो बढ़िया, नहीं तो फिर अगले टर्म पे पूछो। सर आप तो कह रहे थे कुछ ऐसा बताऊंगा जो आसान लगेगा, यहाँ तो कुछ आसान है ही नहीं। घबराओ मत, धीरे धीरे पहुंचेंगे। एक बार जब टफ लगने लगता है ना कोई टॉपिक, तब ये पता चलता है कि आसान वाले रास्ते के कुछ महत्व भी है। तो थोड़ा सा तो घुमाऊंगा, तभी तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा कि ये टॉपिक अब छोड़ने का मन कर रहा है। तब कोई शॉर्टकट देखेंगे जिससे लगे कि हाँ यार अब ठीक है। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूं। आसान सा क्वेश्चन देखो, ये A है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये B है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर।
ये टाइम 0 पे ही दोनों के दिए गए हैं पोजीशन, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के बाद कहा गया नहीं है। बताओ कि ये आपस में कोलाइड करने के चांस है ना। फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ ए विथ बी। आप कहोगे सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन मत करवाओ यार। मैं भी कहूंगा अरे कोई नहीं, करके देखो, कोई खास बात थोड़ी नहीं। कितने देर में टकराने वाला है? बहुत बढ़िया, कैसे सोचा? सर वो बी को मैंने स्टेशनरी रख दिया तो वो 5 तक आ जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। करमन, तुमने कैसे सोचा इसे? तो देखो इस पे बहुत बढ़िया, इस पे ऑब्जर्वर की तरह खुद खड़े हो जाओ। ऑब्जर्वर, ये जो अब मैं बोलता हूं वैसे उसे देखो, और ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट। इसके पास वेलोसिटी कौन सा था? 5 मीटर पर सेकंड, और इसके पास 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जर्वर के बगल वाला पैर उसे किधर जाते दिखेगा? पीछे। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। अपने को रुका मान रहा है तो उसका वेक्टर तो काट दो। ये आगे और एक पैर है, ये भी किधर जाते दिखेगा ऑब्जर्वर को? पीछे, 5 मीटर पर सेकंड। और ये भी किधर जाते दिखेगा? और ए के पास अपना इंजन है, तो 10 ये है, 10 और 5 मिलके कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब बी कहीं नहीं जाने वाला, अब बी कहीं नहीं जाने वाला, इनके ये ऐसे जाके टकरा जाएगा। ये कितना हो गया? ये हो गया 15 मीटर। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना कह देंगे? टाइम ऑफ कोलिजन कह देंगे 15/5, दैट इज 3 सेकंड। क्या मैंने कहीं भी रिलेटिव का कोई सिंबल यूज किया, या कहीं भी मैंने वेक्टर का यूज किया? नहीं। तो इसकी ये खासियत है कि वेक्टर फ्लावरी लैंग्वेज वो मैंने देखे पन्ने मोड़े और छोड़ दिए कॉपी, नहीं सोचना। वो फ्लावरी लैंग्वेज में मुझे नहीं जाना कि मैं पहले वेक्टर प्लस ए भी ए दिखाऊं, फिर माइनस भी ए दिखाऊं। इतना करूंगा तो फिर रोने लगूंगा यार, क्योंकि वो एक तो वेक्टर टेंशन दे रहा होता है, फिर उसको माइनस करके फिर वेक्टर के एडिशन सोचूंगा। वेक्टर मतलब पूरा वेक्टर सोचूंगा, और यहाँ कोई वेक्टर नहीं सोचूंगा। मैं जैसे रियल लाइफ में बैठता हूँ, गाड़ी पे बैठ गया, पेड़ पीछे गाड़ी, बस हो गया। उतना ही तो मुझे देखना था। चलो फिर से दर्शन करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। यहां देखना, ये एक है टावर। टावर है 20 मीटर ऊंचा, और यहां पर कहानी क्या बनाया हमने कि एक बॉल जो है ये नीचे थ्रो किया गया 5 मीटर पर सेकंड से, और ये ऊपर थ्रो किया गया ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो चांस क्या है कि ये कहीं ना कहीं तो टकरा सकते हैं। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, कहीं ना कहीं तो ये टकरा सकते हैं। तो आपको बताना है टाइम जो कोलिजन का होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा। वेदांत, एक काम करो, ए पे तुम बैठ जाओ। सर मजाक मत करो, बॉल पे मैं कैसे बैठूंगा? अरे जब तुम कल्पना ही कर सकते हो, कल्पना में तो तुम चंदा मामा पे भी बैठ सकते हो जाके। तो कल्पना करो बॉल पे बैठ गए, ए बॉल पे बैठ गए, तो अब तुम ऑब्जर्वर हो गए। ऑब्जर्वर जैसे ही ए पे बैठा तो ये आ जाएगा रेस्ट पे। इसका वेलोसिटी तुम छीन लोगे, और इसका वेलोसिटी किधर प्रोवाइड कर दोगे? ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। इतना ही से काम नहीं चलेगा, ये बॉल के पास, दोनों के पास जी भी मौजूद है। तो जैसे तुम वेलोसिटी छीनते हो ना, तो वेलोसिटी छीनते हो तो ये एक्सलेशन भी छीनने से कौन रोकेगा तुम? ऑब्जर्वर जब रेस्ट पे है तो ना तो उसके पास वेलोसिटी होगा, ना उसके पास एक्सलेशन। देखो कंटिन्यूअस रेस्ट पे, और वो बगल वाले पेड़ का एक्सलेशन किधर देखता? अपोजिट, ऊपर की तरफ। तो बगल वाले ये इसको देगा ऊपर की तरफ एक्सलेशन। अब यहाँ जी और जी मिल करके क्या हो गए? 0। ऊपर वाला तो मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि वो ऑब्जर्वर था, और नीचे वाले का एक्सलेशन इसलिए कट कर दिया क्योंकि उसके बाद 2 एक्सलेशन आ गए, एक ऊपर एक नीचे एक जैसे। अब यहाँ चलने वाले कितने रहे? एक। तो जब चलने वाले एक ही रहे, ये रेस्ट पे है और ये ऊपर जा रहा है 15 + 5 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जाना कितना है इसको? 20 मीटर। तो टाइम कितना लगने वाला है कोलाइड करने के लिए, कोलिजन के लिए? 20/20, दैट इज 1 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? मतलब किसी ना किसी, सर मैं
डिसाइड कैसे करूं किस पे बैठूं? एक काम करो ना, सिक्का ले लो, टॉस करो, हेड आएगा तो ये पे बैठना, टेल आएगा तो बी पे। अरे सर मजाक मत करो, एक काम करो, किसी पे भी बैठ जाओ, बैठ के विचार मत करो मैं किस पे बैठूं, किसी पे भी बैठ जाओ, कल्पना ही करना, बैठ। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना, बैठ के विचार नहीं करना कि मैं किस पे बैठूंगा। और एक्सेलरेशन यदि है तो उनको भी सोचो, यदि नहीं सोचेंगे तो कुछ मिस कर देंगे। जैसे देखो सर क्या मिस कर दूंगा, देख लो देख लो, ये देखो इस एग्जांपल में एक कार को जाते देखो, ज्यादा स्पीड हो गया यार, ठुक जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, और दूसरी कार जो है वो उसके पीछे है, बी का स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस इनके बीच का है 8 मीटर। टाइम 0 पे ही दोनों के पोजीशन दिख रहे हैं आप। फाइंड आउट द टाइम t when A and B क्रॉस each other। आराम से बनाओ, मैं बैठा हुआ। ए और बी कभी तो क्रॉस करेगा ना, टकराएगा नहीं, पैरेलल ट्रैक है, मतलब रोड चौड़ी है। हाँ हाँ, उस ए की एक्सेलरेशन दी गई है, बी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर भी बड़ा मन करे तो कुछ ले सकते हैं, लेकिन लिया ही नहीं है, ये कांस्टेंट का, इसका ये एक्सेलरेशन ए का है। हाँ बोलो। बदल सकता हूँ, बोलो तुम। उसमें आपने कहा कि उसका वेलोसिटी 20 हो जाएगा नीचे वाले बॉल का, उसको रिलेटिव मानेंगे, हाँ उसका एक्सेलरेशन भी 20 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया सर। अब वो समझ लो, हमने मैथमेटिक्स लगानी छोड़ दी है थोड़ी देर के लिए। सोचने का रास्ता क्या रखा कि बॉल नीचे आ रही थी जी एक्सेलरेशन से ए, जब तुम उस पे बैठ गए तो तुम तो अपने को रेस्ट मान रहे हो, तुम्हारे बगल में बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किस एक्सेलरेशन से जाती दिखेगी और किधर जाती दिखेगी? ऊपर जी एक्सेलरेशन से जाती दिखेगी। क्यों? रिलेटिव का तो मतलब यही होता है कि कार में तुम जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बगल वाला पेड़ तुम्हें दिखता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड। तो इसका मतलब है कि जैसे वेलोसिटी में रिलेटिव का सेंस हम यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ का एक्सेलरेशन क्या करोगे, तुम छीन लोगे, और छीन के बगल वाले जैसे बिल्डिंग को तुमने ऊपर दिया जी, वैसे ही इस बी वाले बॉल को भी किधर दे दोगे एक्सेलरेशन, ऊपर जी, और उसके पास खुद का भी एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, तो दोनों मिलके टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? हाँ ये बात समझ भाई। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन में पहुंचो तुम लोग, अगले क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। हाँ कर बताओ कितना आया? 2 आंसर आ रहे हैं। वेदांत 4 आ गए? नहीं 4। अच्छा 4 सेकंड। हाँ क्वाड्रेटिक आ रही है, उसमें 2 सेम आंसर। ठीक, तुम्हारे 2 अलग अलग। ठीक, अब देखता हूँ 2, वैसे भी 4 ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, 2 ऑप्शन आ गए अपने पास। आराम से कैलकुलेशन करना, ऑब्जर्वर ढंग से मानना, ऑब्जर्वर मान के दोनों वेलोसिटी एक्सेलरेशन छीन के, यदि अगले वाले को एक्सेलरेशन मानते हो, आप पिछले वाले को मानते हो, तो केवल वेलोसिटी छीन के। डांस यार टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ कर लो।
तब तक चेक कर लेना एक बार यार कैलकुलेशन। कार्तिकेय किस पे बैठना चाहोगे, ए पे या बी पे? ए पे, चलो ए पे बैठ गए। तो ए पे है ऑब्जर्वर, ए पे ऑब्जर्वर है तो वो अपने आप को क्या मान लेगा, रेस्ट। उसका वेलोसिटी खत्म किया और प्रोवाइड किया बी को 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन खत्म किया, प्रोवाइड किया बी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक नया चित्र बना लिया। नया चित्र बनाया कैसे? तो नया चित्र के लिए हमने सोचे, नया चित्र ध्यान से देखना। अब ये b जो है, b का स्पीड कितना हो गया, 14 माइनस क्या था 6, 14 माइनस 6 ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और a क्या दिख रहा है, a दिख रहा है इस पे ऑब्जर्वर और ये रेस्ट। और इसका डिस्टेंस कितना दिया गया बीच का, 8 मीटर। और हम टाइम 0 पे ये कहानी देख रहे हैं। क्रॉस करने के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू, और इसका एक्सलेशन ये पीछे के डायरेक्शन में दिख रहा है, ut, u हो गया 8 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 32 बाई 2a। तो ये ओके, t का वैल्यू आ गया माइनस ये 8 प्लस माइनस 32 बाई 2। तो t का वैल्यू आ गया, हाँ t का वैल्यू 1 दिखने लगा, t1 8 माइनस 8 चौके 32, 16 दूनी 32, 4 रूट 2 बाई 2। और दूसरा हो गया t2 8 प्लस 4 रूट 2 बाई 2, जिसे कह सकते हैं 4 माइनस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2 सेकेंड। अच्छा, 2 रूट कैसे आ गए? तो ध्यान से प्रैक्टिकली फील करो। ये बी वाली कार जा रही थी एक्सेलरेटिंग, स्पीड कम है, और उसके पीछे से तेजी से आ रही है दूसरी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहले बी से आगे निकल जाएगी, लेकिन चूंकि बी एक्सेलरेटेड है तो कभी न कभी फिर से भी आगे निकल जाएगी ऐसे। हाँ, अब ये तीसरी बार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक्सेलरेटेड थी ना। तो जब वो आगे निकली है, अब ये कार तो तुम्हारी कांस्टेंट से जा रही है, इसमें अब ताकत नहीं है कि उसे फिर पीछे कर पाए। बात समझ में आई? तो इसके कितने रूट्स होंगे ये इस बात पे निर्भर करता है कि डाटा कैसा खेला गया है। और जब क्वाड्रेटिक है तो कभी इमेजिनरी रूट भी आ सकते हैं। इमेजिनरी रूट आया, इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरटेक करेगा, नहीं कर पाएगा। अच्छा, यदि एक ही रूट आया तो होगा क्या कि ये कार ये स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जस्ट एक बार बगल में आई, और तब तक इसकी स्पीड अब बढ़ गई, वो आगे निकल गई और आगे ही निकल गई। तो एक ही बार वो घटना होगा, ये भी पॉसिबल है। वो किस बात पे होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। आप वेदांत गड़बड़ क्या किया था ये बताओ। अच्छा, टाइम क्यों लग रहा था बालक? ओहो, अब ये आइडिया क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली सलाह में ऑब्जर्वर पे फोकस करो, किसी एक पे बैठो। क्या करना है? उसका वेलोसिटी वेक्टर छीनना है, एक्सेलरेशन वेक्टर छीनना है, अपोजिट करके, जैसे खिड़की के बाहर वाले पेड़ को देते वैसे दूसरे कार को दे दो। और दूसरा कार जिधर जा रहा है, दूसरा कार का जो एक्सेलरेशन है उसे कोई मतलब नहीं। और जब उसके पास, दूसरे कार के पास 2-2 वेलोसिटी आ जाए,
दो दो एक्सप्रेशन आ जाए तब वेक्टर वेक्टर खेलो उनका रिजल्टेंट देखने के लिए। फिर मैं नहीं कहूंगा कि वेक्टर मत यूज करो, तब तो करना पड़ेगा यूज अपने को। ओके, लेकिन वेक्टर वाले सिंबल में नहीं उलझना है। चेंज करता हूं क्वेश्चन का रूप रंग। यहां आप देखो कि आपके सामने एक चौराहा है, एक कार आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये 300 मीटर के दूरी पे है चौराहे से, और दूसरी कार जो भी आ रही है ये ए, और दूसरी कार बी आ रही है वो भी इसी चौराहे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये डिस्टेंस है 400 मीटर। टाइम जीरो पे ये कहानी है। अब मुझे ये बता दो कि जब ये चौराहे की तरफ जा रही है दोनों, फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर। क्या हमेशा 500 मीटर रहेगा? कम भी तो होगा। फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग देयर सबसिक्वेंट मोशन। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कार्तिकेय? पक्का ना? ठीक। अब मुझे ये बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट चलता दिख रहा है? 2। किसको ऑब्जर्वर बनाना है? तो मैंने किसी एक को बना दिया, बी को बना दिया ऑब्जर्वर, उसको कर दिया रेस्ट। इसका वेलोसिटी छीन लिया। वेलोसिटी किसे दे दिया? यहाँ बगल वाले पेड़ को पहले दे दो जिससे कंफ्यूजन कम हो। ये 10 मीटर पर सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट को भी दे दो ले जाके। किसको? वो जो अपना ए वाला था। अब ए वाले का नेट वैल्यू क्या हो गया? वेलोसिटी का नेट वैल्यू क्या हो गया? तो ए वाले का नेट वैल्यू हमें दिख रहा है 10√2। तो यहाँ, अरे यार गाड़ियों भी, मेरा रोड ही गायब हो गया यार। रोड 10√2। ये सॉल्व करते वक्त मैंने ब्लू कलर वाला बीच का रिजल्टेंट वाला लाइन खींचा। कितने एंगल पे होगा? कैसे पता चला? 45। कार्तिक बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। तो ये भी 45, तो ये भी 45। अच्छा मुझे ये बताओ, बी अपनी जगह से चलेगा क्या? नहीं ना, और रेस्ट पे है ना। अब तुम्हारे सामने से कोई गुजरे, मान लो तुम उस कमरे में बैठे हो और दरवाजे से आके ऐसे सीधे गया, तो तुमसे सबसे नजदीक वो कब रहेगा? 180। ए बालक आराम से, ये ऐसे जा रहा है एक इंसान, यहाँ से निकल के ऐसे, तुमसे सबसे नजदीक कहाँ है? वहां पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पे? परपेंडिकुलर। तो अब बताओ तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 20 से देखोगे, ये वाला, और ये 90 डिग्री वाला। सर 90 वाला ही शॉर्टेस्ट कैसे होता है? भाई थोड़ा भी इधर या उधर हो गए तो वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर छोटा ही तो होगा, तो परपेंडिकुलर ही है जो सबसे छोटा होने वाला है। और यहाँ देखो, यदि ये 300 मीटर है और 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा? 300 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर। क्यों 100 मीटर? अरे 400 था ना यार। और यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो होगा ये कितना हो जाएगा? 100sin45। 100sin45। तो रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा 100 cos sin45। ये हो जाएगा 50√2 मीटर पर सेकेंड। 100sin45 50√2 मीटर पर सेकेंड। सर मैं दोनों को चलने दूंगा। तो भाई मेरा इतने देर का लेक्चर देना बेकार हो गया। जब दो चल रहा होता है तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक को रेस्ट पे कर देते हैं, तब एक ही पार्टिकल चलता है, तो हमारी दुनिया क्लास 9th में पहुंच जाती है। तो क्लास 9th में तो यार थोड़ा तो जानते ही थे ना, वहां तो सही कर लोगे। तो रिलेटिव मोशन का यही फायदा है। क्या फायदा है? कि दो ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो एक को ऑब्जर्वर बना के रेस्ट कर दो। कार्तिकेय कुछ पूछने का मन कर रहा है? ओके ठीक, डायग्राम बना लेना, नोट कर लेना कॉपी पे।
और एक पॉइंट यूज कर लो, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन टू कन्वर्ट। वी कैन, ये नोट कर लेना काट के, फिर बोर्ड वाला देख लेंगे बाद। वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ relative motion to convert two moving object problems into one moving object problem, another at rest. One moving object problems टू मूविंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं वन मूविंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, क्योंकि एक को क्या कर देते हैं, हाँ, रेस्ट पे कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आगे मैं इसी का एप्लीकेशन अभी और बताऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि ये अपना बेस बना कि टू मूविंग को वन मूविंग में बदलेंगे। अब ऐसे कम से कम 10, 15, 20 एग्जाम्पल देखेंगे जो यदि रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल, और रिलेटिव लगाएंगे तो 1 मिनट के भीतर। ठीक, तो वो ये काम हम लोग अगले टर्न पे प्लान कर रहे हैं। ठीक, अभी वाला यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं तुरंत में देना भी चाहूँ अब 2-2 मिनट में, तो वो थोड़ा मुझे लगता है परेशानी बढ़ जाएगा। यहाँ तक मैं कंफर्टेबल हो कि नहीं? केवल ये लाइन थोड़ा सा लिख लेना ना रचित। We can use the concept of relative motion to convert two moving object problem into one moving object problem. मेन अपना आइडिया यही आज के लेक्चर का कुल आइडिया, और अगले टर्न पे ऐसे 10-20 एग्जांपल और देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।